देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल क्या होता है? वह सेल जो एक बार डिस्चार्ज होने के पश्चात उसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे घर में जो घड़ी में सेल यूज़ होता है या ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह में जो सेल यूज़ होता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। वह एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हमें दूसरे सेल से उसे रिप्लेस करना पड़ता है, वह पुनः चार्ज नहीं हो सकता है। आज हम प्राथमिक सेल के रूप में ड्राई सेल का उदाहरण पढ़ेंगे। इसे ड्राई सेल या शुष्क सेल या फिर लेखलांशी सेल भी कहा जाता है। इस सेल की क्रियाविधि को समझने से पहले हम इस सेल का सेटअप समझेंगे। इस सेल के अंदर जिंक धातु से बना एक पात्र होता है जो कि एनोड का कार्य करेगा। एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। इस पात्र के अंदर एक पेस्ट भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। इस पात्र में बीच में ग्रेफाइट या कार्बन की एक छड़ को लटका दिया जाता है जो कि कैथोड का कार्य करेगी। कैथोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड के आसपास एक जाली में मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा होता है। इस सेल का सेटअप इस तरह से होता है। हम सभी के फंक्शंस, सभी के कार्य एक के बाद एक देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं इस सेल की क्रियाविधि या सेल में होने वाली अभिक्रिया, सेल रिएक्शन। सेल में उपस्थित अमोनियम क्लोराइड। यहाँ अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। यह अपघटित हो जाएगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। सबसे पहले हम एनोड पर होने वाली अभिक्रिया की बात करते हैं। एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक Zn आयन Zn+2 आयन में परिवर्तित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कहाँ जाएंगे? कैथोड पर। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो चुका है। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा, करंट का फ्लो उल्टी दिशा में होगा। यहाँ पर करंट बहने लगेगा, यानी कि ये सेल करंट प्रवाहित करने लगेगा। अब देखते हैं कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। कैथोड पर विलयन में उपस्थित क्या है? अमोनियम आयन। कैथोड पर अमोनियम आयन एनोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना यानी अपचयन, रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन होगा। अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब यहाँ पर जो अमोनिया गैस बनी है, इसका यह हो सकता है इसका दाब बढ़ जाए और यह सेल को बर्स्ट कर दे, फोड़ दे। इसलिए इस अमोनिया गैस का निपटान आवश्यक है। तो यह अमोनिया एनोड पर उपस्थित या विलयन में उपस्थित जिंक आयन से, जो एनोड पर प्राप्त हुए थे, जिंक आयन से क्रिया करती है। जिंक आयन अमोनिया से क्रिया करके एक संकुल आयन बनाते हैं, टेट्रा इमीन जिंक आयन। इस तरह से अमोनिया का निपटान हो जाता है। अब बची हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर बनी हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में एनोड की सरफेस पर इकट्ठी हो जाती है। इस क्रिया को बोला जाता है ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन। आई रिपीट, कैथोड पर बनने वाली हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में एनोड पर इकट्ठी हो जाती है और इस क्रिया को बोला जाता है पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। यह ध्रुवीकरण इस सेल को बंद कर सकता है या इसकी क्रिया को धीमी कर सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन से इस सेल में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर नहीं होगा
उसमें बाधा होगी रेजिस्टेंस के कारण। तो इस बाधा को खत्म करने के लिए या पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए हम मैंगनीज ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड, चूँकि मैंगनीज ऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, तो मैंगनीज ऑक्साइड इस हाइड्रोजन का निपटान करेगा। मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके इसे जल में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से हाइड्रोजन बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स खत्म हो जाते हैं और डाई मैंगनीज ऑक्साइड प्राप्त और जल प्राप्त होता है। अब रही बात जिंक क्लोराइड और कार्बन पाउडर की। इस सेल में इन दोनों का क्या यूज़ होता है? हम जानते हैं मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन से प्राप्त जल, यह जल इस सेल को संचारित कर सकता है या इसे कोरोड कर सकता है, संचारण हो सकता है जल के कारण। तो जिंक क्लोराइड यहाँ बनने वाले जल को अवशोषित कर लेगा। इस तरह से सेल जंग लगने से बच जाएगा। रही बात कार्बन पाउडर की, यहाँ कार्बन पाउडर सेल में होने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करता है। इस तरह से यहाँ सेल अभिक्रिया कंप्लीट होती है ड्राई सेल की। सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल की क्या होता है? सेकेंडरी सेल ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसके डिस्चार्ज होने के पश्चात हम इसे डायरेक्ट करंट के द्वारा पुनः चार्ज कर सकते हैं। यानी कि इस सेल को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। यह सेल उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे घर में इन्वर्टर की जो बैटरी यूज़ होती है वह एक द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। वह द्वितीयक सेल ही होता है जिसे हम डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः चार्ज कर सकते हैं। हम सेकेंडरी सेल को समझने के लिए लेड स्टोरेज सेल या सीसा संचायक सेल का उदाहरण लेंगे। आइए हम देखते हैं। इसकी क्रियाविधि को देखने से पहले हम इसका सेटअप देखते हैं। इसके सेटअप में पात्र के अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है और यहाँ पर कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। कैथोड और एनोड के रूप में इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड की। एनोड जो हमने ब्लू कलर से दिखाए हैं और कैथोड इलेक्ट्रोड जो हमने ब्लैक कलर से दिखाए हैं। एनोड की बात करते हैं। एनोड लेड एंटीमनी मिश्र धातु से बनी जाली का बना होता है और इस जाली के अंदर लेड स्पॉन्जी लेड यानी लेड का चूर्ण भरा होता है जो किसका कार्य करेगा? एनोड का। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड भी एंटीमनी मिश्र धातु की जाली होती है। इस जाली के अंदर लेड ऑक्साइड का पाउडर भरा होता है, यानी कि स्पॉन्जी लेड जो इस जाली में भरा है वह किसका कार्य करेगा? एनोड का। और लेड ऑक्साइड पाउडर जो इस जाली के अंदर भरा है वह किसका कार्य करेगा? कैथोड का। यह एनोड और कैथोड श्रेणीवार क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि एनोड से जुड़ेगा और कैथोड को श्रेणी से कैथोड से जोड़ दिया जाता है। एक एनोड एक कैथोड दोनों मिलकर एक सेल बनाते हैं, यानी कि ये दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों मिलकर सेल का निर्माण करते हैं। ये एनोड ये कैथोड फिर एक सेल का निर्माण करते हैं। ये एनोड ये कैथोड फिर एक सेल का निर्माण करते हैं और ये सभी सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। ये इस तरह से 3 से लेकर 6 सेल मिलकर 6 से 12 वोल्ट की बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। सेल अभिक्रिया, सेल में होने वाली अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में 2 तरह की अभिक्रिया होगी, डिस्चार्जिंग रिएक्शन और होगी रिचार्जिंग रिएक्शन। यानी कि पहले हम इस बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे या विसर्जन अभिक्रिया इसमें देखेंगे, डिस्चार्जिंग रिएक्शंस देखेंगे और उसके बाद हम इसमें पुनः आवेशित अभिक्रिया यानी रिचार्जिंग रिएक्शन देखेंगे। विसर्जन अभिक्रिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसका आयनन होता है H+ और SO4 2- में।
एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, यानी कि ये जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रोड दिखाए हैं मैंने, ये एनोड है। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर उपस्थित लेड स्पॉन्जी लेड ऑक्सीकृत हो जाएगा। या हम जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर उपस्थित लेड ऑक्सीकृत होकर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और लेड आयन Pb+2 या लेड आयन बनाता है। ये लेड आयन विलयन में उपस्थित या पात्र में उपस्थित सल्फेट आयन से, लेड आयन बने हुए सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त सल्फेट आयन से क्रिया करते हैं, आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, लेड सल्फेट बनाते हैं। देखिए एनोड पर लेड से प्राप्त होने वाले लेड आयन तो विलयन में चले जाएंगे और उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन एनोड से होकर कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पर। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से यहाँ करंट भी प्रवाह होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से करंट प्रवाह होने लग जाएगा, यानी कि यह बैटरी करंट सप्लाई करने लग जाएगी। इस तरह से बैटरी करंट सप्लाई करती है। अब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए हैं, कैथोड की ओर, कैथोड पर पहुँच गए। तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, यानी कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, रिडक्शन यानी कि अपचयन। कैथोड पर कौन है, लेड ऑक्साइड PbO2। PbO2 विलयन में उपस्थित सल्फेट आयन, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और एनोड से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन, लेड ऑक्साइड, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन और एनोड से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, लेड सल्फेट, और यहाँ पर जल बनता है। यहाँ पर बना हुआ जल की मात्रा अधिक होने से, जल बनने से और H2SO4 खत्म होने से, क्योंकि H2SO4 का आयनन हो चुका है, H2SO4 खत्म हो रहा है और जल का निर्माण हो रहा है, जिससे H2SO4 की सांद्रता इस बैटरी के अंदर धीरे धीरे कम हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में जल बन जाता है और H2SO4 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सेल अभिक्रिया रुक जाती है। अब हम इस बैटरी को क्या बोलेंगे, ये बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, यानी कि यह करंट नहीं देगी, इसमें करंट प्रवाह नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं पुनः आवेशित अभिक्रिया की, यानी कि रिचार्जिंग रिएक्शन। यह बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, अब हमें इसे वापस से चार्ज करना है। हम वापस से इसे डीसी या डायरेक्ट करंट के द्वारा चार्ज करेंगे। यहाँ हमने डायरेक्ट करंट का स्रोत ले लिया, इसे मान लिया डायरेक्ट करंट के स्रोत के पॉजिटिव भाग को हम एनोड से जोड़ेंगे और करंट के स्रोत के नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव भाग को हम किससे जोड़ेंगे, कैथोड से। यानी कि रिचार्जिंग के समय करंट सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ा है तो हम एनोड को पॉजिटिव बोलेंगे, इस बार एनोड पॉजिटिव हो जाएगा। और करंट का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जुड़ा है, यानी कि कैथोड अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि डिस्चार्जिंग रिएक्शन में एनोड नेगेटिव था, नेगेटिव टर्मिनल था और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल था, लेकिन पुनः आवेशित या रिचार्जिंग अभिक्रिया में उल्टा हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। या हम दूसरी भाषा में बोलें, एनोड कैथोड बन जाएगा और कैथोड एनोड बन जाएगा। देखिए पुनः आवेशित अभिक्रिया में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। लेड सल्फेट कहाँ बना था, कैथोड पर, और जल, लेड सल्फेट और जल दोनों ही कैथोड पर बने थे, लेकिन अब एनोड पर लेड सल्फेट और जल आपस में रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड H+ आयन, सल्फेट आयन और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। यानी कि रिचार्जिंग अभिक्रियाएं डिस्चार्जिंग अभिक्रिया की उल्टी होती है, ठीक उसके रिवर्सिबल होती है। जो यहाँ अभिकारक थे वो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, उत्पाद, और जो यहाँ उत्पाद थे वो यहाँ क्या बन जाएंगे, अभिकारक। देखिए इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, कहाँ पर, एनोड पर। अब हम बात करने वाले हैं कैथोड की। कैथोड पर रिडक्शन अभिक्रिया होगी, अपचयन होगा। लेड सल्फेट और इलेक्ट्रॉन, लेड सल्फेट जो विलयन में है, जो पहले एनोड पर भी मुक्त हुआ था और कैथोड पर भी मुक्त हुआ था,
इलेक्ट्रॉन लेकर एनोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को लेकर अपचयित हो जाता है किसमें, लेड, और सल्फेट आयन को मुक्त कर देता है। प्राप्त सल्फेट आयन और बचे हुए हाइड्रोजन आयन, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दोनों वापस मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल बना, यानी कि रिचार्जिंग अभिक्रिया में वापस सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ गई, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई, और यहाँ पर लेड सल्फेट ने जल से क्रिया करके जल को वापस से खत्म कर दिया, जो बन गया था अधिक मात्रा में। यानी कि रिचार्जिंग अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा तो बढ़ गई और जल की मात्रा कम हो गई। इस तरह से वापस बैटरी रिचार्ज हो गई। इस तरह से सीसा संचायक सेल कंप्लीट होता है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन और रिचार्जिंग रिएक्शन।